डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से बाहर आया तो इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी जमी हुई थी। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, आपको बेटे की खुशखबरी तो है, मगर अफसोस हम इसे बचा ना सके। ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी तेज धार वार की तरह लगे। एक लम्हे में सारी खुशी गम के अंधेरे में डूब गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही खत्म हो गई हो और मैं खला में मुअल्लक रह गया हूँ। मैं अभी इस सदमे को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक नर्स ने सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा सा जिस्म मेरे हाथ में थमा दिया। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और इसकी नज़रें बार बार डॉक्टर की तरफ फुट रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। इसी बेचैनी ने मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया, मगर इस वक्त मेरा गम हर एहसास पर हावी था। उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे वहां से रुखसत कर दिया, हत्ता कि मुझे अपने बेटे का चेहरा ठीक से देखने का मौका भी ना दिया गया। मैं भारी कदमों के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल मजीद बोझल होता जा रहा था। जब मैंने तन्हाई में कफन को आहिस्ते से हटाया ताकि आखिरी बार इस मासूम चेहरे को देख सकूं, तो मेरी नज़र इसके नन्हे हाथ पर पड़ी जिसमें एक मुड़ी तोड़ी पर्ची दबी हुई थी। मेरे हाथ लरजने लगे। जब मैंने वो कागज खोला, इस पर लिखे अल्फाज ने मेरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएं, क्योंकि जो बच्चा आपको दिया गया है वो आपका नहीं है। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया खामोश हो गई और मेरे जहन में हजारों सवाल गूंजने लगे। हॉस्पिटल की लंबी सुनसान राहेदारी, नर्स की घबराई हुई नजरें, डॉक्टर की संजीदगी, सब कुछ अभी खौफनाक राज की तरफ इशारा कर रहा था। मैं वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरे वजूद को साकित कर दिया हो। मेरे हाथों में वह नन्हा सा जिस्म था, मगर अब इसके साथ जुड़ा हर एहसास मशकूक हो चुका था। क्या मैं वाकई अपने ही बच्चे को दफनाने जा रहा था या किसी और की अमानत मेरे हाथों में थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये मेरा बच्चा नहीं तो मेरा बच्चा कहाँ है? मैं इस नन्हे वजूद को सीने से लगाए लड़खड़ाते कदमों के साथ हॉस्पिटल बाहर निकला तो महसूस हुआ जैसे दुनिया को मेरे गम से कोई सरोकार ही नहीं। सड़कों पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक दौड़ रही थी। लोग हंसते बोलते अपनी जिंदगी में मगन थे, मगर मेरी दुनिया एक लम्हे में बिखर चुकी थी। हर आवाज मुझे खोखली लग रही थी, जैसे मैं किसी और ही जहां में खड़ा हूं, जहां सिर्फ दर्द की बाज़गिशिश सुनाई देती है। घर पहुंचकर मैंने खुद को लोगों के हुजूम में छुपा लिया। हर तरफ ताज़ियत करने वालों का रश था। सब मुझे सब्र की तलखीन कर रहे थे, मगर कोई भी इस बोझ को महसूस नहीं कर सकता था जो एक बाप अपने कंधों पर अपने बेटे के जनाजे की सूरत उठाता है। मैं खामोशी से सब सुनता रहा, जैसे मेरे अंदर के जज्बात कहीं गुम हो चुके हों। मेरी शरीके हयात अभी तक बेहोशी की हालत में थी और ये सच इससे छुपाना भी एक अजाब बन चुका था। वक्त गुजरता गया और आखिरी रसूमात का मरहला आ पहुंचा। गुस्ल और कफन के बाद हम इस नन्हे जिस्म को लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रहे थे और फिजा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। कब्रिस्तान की खामोशी मेरे दिल के अंदर बसी वीरानी की अक्कासी कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे हर खबर मेरे दुख की गवाही दे रही हो। खबर मेरे सामने तैयार थी। मिट्टी का वो ढेर खामोशी से मेरा इंतजार कर रहा था, जो कुछ ही देर में मेरे जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर देने वाला था। मौलवी साहब की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने लरजते हाथों से कफन को कोना हटाया ताकि आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख सकूं। मेरा दिल चीख उठने को चाह रहा था, आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर मैंने खुद को संभालने रखा। मैं झुका ताकि इसके माथे को चूमकर अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी छोड़ सकूं। इसी लम्हे मेरी नज़र इसके नन्हे से बंद हाथ पर पड़ी। इसकी उंगलियों में मिट्टी के साथ कुछ दबा हुआ महसूस हो रहा था। एक अनजाने एहसास के तहत मैंने आहिस्ता से इसका हाथ खोला और मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। जब मैंने इसके नन्हे हाथ की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता खोली तो अंदर से एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा नजर आया। एक लम्हे के लिए मेरा सांस रुक गया।
इर्द गिर्द खड़े लोग दुआ में मसरूफ थे। किसी की नजर मुझ पर नहीं थी। मैंने खामोशी से वो पर्ची निकाली और अपनी हथेली में छुपा ली, जैसे कोई कीमती राज थाम लिया हो, जैसे दुनिया की नजरों से बचाना जरूरी हो। मेरे दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। ये क्या हो सकता है? मैंने नजरें झुकाकर कागज खोला। इस पर लिखे अल्फाज ने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। साहब, अपने बच्चे की असल पहचान की तहकीक करें, क्योंकि जो बच्चा आपको दिया गया है वो। तहरीर वही खत्म हो गई थी, जैसे किसी ने इजलत में बात अधूरी छोड़ दी हो, मगर यह अधूरा जुमला ही मेरे लिए क़यामत बन गया। मेरे दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ और जिस्म में सनसनी से फैल गई। दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद आसपास खड़े लोग भी इसकी आवाज़ सुन लेंगे। एक लम्हे को मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर सबको रोक दूं, खबर बंद होने से पहले सच सामने ले आऊं और कह दूं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मगर अगले ही लम्हे अक्ल ने मुझे झिंझोड़ा। अगर मैंने इस वक्त शोर मचाया तो शायद वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, जिसे किसी ने इतनी हिम्मत करके मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह भी मुमकिन था कि यह सब किसी की बूंदी शरारत हो या महज गलत फहमी, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल ने इस तहरीर को सच मान लिया था। नर्स के लरसते हाथ, इसकी बेचैनी नजरें, डॉक्टर की गैर मामूली संजीदगी, अब सब कुछ एक ही कहानी सुना रहे थे। मैंने पर्ची को मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया और ये गहरा सांस लिया। इस लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि ये राज मैं अभी किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा। पहले मुझे सच तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही तारीक राहों से गुजरना पड़े। मेरे अंदर कहीं गहराई में एक आवाज मुसलसल ये कह रही थी कि मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। मगर मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट रखा, जैसे वाकई एक टूटा हुआ बाप हो जिसके जज्बात अब लफ्जों से आरी हो चुके हों। मैंने अपने तासरात को इस तरह ख्वाबों में रखा कि किसी को मेरे अंदर उठते तूफान का अंदाजा तक न हो सका। बिजली की सी तेजी से मैंने वो पर्ची अपने वास्कोट के अंदरूनी जेब में सरका दी, ऐसे जैसे वो कोई मामूली चीज हो। इर्द गिर्द मौजूद किसी शख्स को इस बात की खबर तक ना हो सकी कि मैंने खबर में उतरने वाले इस नन्हे वजूद के साथ कोई राज भी उठा लिया है। मगर मेरे जहन में सवालों का एक हजूम आमिर आया था। ये पर्ची किसने रखी, क्यों रखी, और सबसे बढ़कर इसका मतलब क्या था? क्या वाकई ये बच्चा मेरा नहीं था, या फिर किसी ने इसे बदल दिया था, या इसके पीछे कोई और भयानक हकीकत छुपी हुई थी? ये सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे, मगर मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला। इस वक्त जज्बात में बह जाना कमजोरी होती, और मुझे कमजोर नहीं बल्कि होशियार बनना था। मैंने इन तमाम ख्यालात को वक्ती तौर पर अपने जहन के अंधेरे कोने में ढकेल दिया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि सच तक पहुंचने के लिए मुझे सबूत दरकार होगा, और वो सबूत इस नन्हे जिस्म से वाबस्ता था। मैंने आहिस्तगी से झुककर जैसे आखिरी बार मोहब्बत जताने के लिए बच्चे के सर पर हाथ फेरा, मगर इस लम्हे मैंने पूरी महारत और एहतियात से इसके चंद बाल जड़ से निकाल लिए। यह हरकत इतनी खामोश और मुख्तसर थी कि मेरे करीब खड़े लोग इस महज ये गमज़दा बाप का आखिरी लम्हे समझते रहे। मैंने इन बालों को मुट्ठी में मजबूती से थाम लिया, जैसे वही मेरे सारे सवालों का जवाब हो। फिर लरसते हाथों से इसके चेहरे को दोबारा ढांप दिया। अब मेरे अंदर जो हलचल थी वो सिर्फ गम की नहीं रही थी, इसमें खौफ, शक और एक अजीब सा तजस्सुस भी शामिल हो चुका था। मैं खुद खबर में उतरा और इस नन्हे वजूद को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। मगर इस लम्हे मेरे दिल में ये एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई अपने ही बच्चे को दफना रहा हूँ, या किसी और की कहानी मेरे हाथों इख्तिमाम को पहुंच रही है? मेरे हाथ सिर्फ कांप ही नहीं रहे थे, बल्कि मेरे अंदर एक और ही कैफियत जन्म ले चुकी थी। गम की जगह अब एक सिलगती हुई आग ने ले ली थी, ऐसी आग जो सवालों, शक और शायद इंतकाम की चिंगारियों से भड़क रही थी। मैंने मिट्टी की आखिरी मुट्ठी खबर पर डाली और वही घुटनों के बल बैठ गया। इर्द गिर्द के लोग यही समझ रहे थे कि मैं दुआ में मसरूफ हूँ या शिद्दत गम से टूट चुका हूँ, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। इस लम्हे मेरा ज़हन पूरी तरह पायदार था।
मैं हर पहलू पर गौर कर रहा था। कैसे इस राज तक पहुंचना है, कैसे खामोशी से सच को बेनकाब करना है। मुझे ना सिर्फ खुद को संभालना था बल्कि अपनी बीवी को भी इस सदमे से बचाना था, और सबसे बढ़कर इस खेल के पीछे छुपे लोगों को खबरदार होने से रोकना था। मुझे अंदाजा हो चुका था कि यह मामला मामूली नहीं, और इसके लिए मुझे सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। फातिहा खानी के बाद जब लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे तो मैं भी खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर वही उदासी, वही थकन और वही नमी थी जो ये गमज़दा बाप की आंखों में होनी चाहिए। किसी को जरा बराबर शक न हुआ कि इस खामोश चेहरे के पीछे एक तूफान छुपा हुआ है। मेरी जेब में वो मुड़ी हुई पर्ची मौजूद थी जो शायद कई जिंदगियां बदल सकती थी, और मेरी मुट्ठी में वो चंद बाल थे जो एक बंद राज की कुंजी बनने वाले थे। मैंने एक बार फिर खबर की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सा बोझ था, मगर अब इसके साथ एक अज़म भी शामिल हो चुका था। मैंने खामोशी से खुद से वादा किया, मैं इस मासूम के साथ होने वाली हर नाइंसाफी का हिसाब लूंगा। सच को तलाश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही तारीकियों से गुजरना पड़े। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि इस मामले की हकीकत तक पहुंचकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही खतरनाक राहों से क्यों ना गुजरना पड़े। मैं खामोशी से चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा जहां मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर बैठा, गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ जेब पर गिरा। वही मुड़ी हुई पर्ची अब वो एक जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रही थी, जैसे इसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जो मुझे अंदर से जला देगा। मैंने ये गहरा सांस लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात अपनी पूरी तारीकी के साथ शहर पर छा चुकी थी, मगर मेरे लिए यह अंधेरा किसी इख्तिमाम का नहीं बल्कि एक नई जंग का आगाज था। एक ऐसी जंग जिसे मुझे अकेले लड़ना था, खामोशी के साथ, होशियारी के साथ और सबसे बढ़कर सब्र के साथ। पहला उसूल यही था कि किसी को खबर ना होने दूं कि मैं शक में मुब्तला हूं या सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर की रोशनियों में गुम होती चली गई, मगर मेरा ज़हन अब भी इसी खबर के पास ठहरा हुआ था जहां मैं एक सवाल छोड़ आया था, और इसी सवाल का जवाब अब मेरी जेब में मौजूद था। यह सफर अब सिर्फ घर वापसी का नहीं रहा था, ये एक ऐसी तलाश का आगाज बन चुका था जिसकी मंजिल शायद बहुत भयानक हो सकती थी। और मैं तैयार था, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक गमज़दा बाप नहीं रहा था, मैं एक ऐसा खामोश शिकारी बन चुका था जो अपने शिकार पर नजर जमाए मुनासिब वक्त के इंतजार में बैठा हूँ। गाड़ी के पहिए सड़क पर तेजी से घूम रहे थे, मगर मेरे अंदर वक्त जैसे थम गया था। बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार में मगन थी, मगर मेरी रगों में बहता हुआ खून जैसे जम सा गया था। मेरी जेब में दबी वो पर्ची और मुट्ठी में बंद वो चंद बाल, ये दोनों अब मेरे लिए किसी जहरीले राज से कम न थे। जैसे कोई जिंदा सांप मेरे वजूद से लिपटा हो और हर लम्हा मुझे डसता जा रहा हो। जब गाड़ी घर के करीब पहुंची तो मुझे महसूस हुआ कि मैं वो शख्स नहीं रहा जो चंद घंटे पहले था। अब मेरे अंदर कुछ बदल चुका था, और शायद हमेशा के लिए बदल चुका था। गाड़ी सड़क पर रवान थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। हर गुजरता लम्हा मुझे इस हकीकत के करीब ले जा रहा था कि घर पहुंचते ही मुझे एक और आजमाइश का सामना करना होगा। ऐसी आजमाइश जहां मुझे अपने जज्बात को दफन करके खुद को मजबूत जाहिर करना था। हालांकि अंदर से मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। जैसे ही गाड़ी हमारी गली के मोड़ पर पहुंची, मैंने दूर से ही लोगों का हुजूम देख लिया। हर तरफ शनासा चेहरे थे, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, सब मेरे गम में शरीक होने आए थे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि मेरा दुख अब सिर्फ बेटे की मौत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज भी इसमें शामिल हो चुका था जो इस वक्त मेरी जेब में छुपा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरा तो एकदम सबकी नजरें मुझ पर जम गई। हर आंख में हमदर्दी थी, हर चेहरा अफसरदा। कोई मुझे गले लगा रहा था, कोई कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दे रहा था। मैं सबसे मिल तो रहा था, मगर जैसे मेरा वजूद कहीं और था। मैंने अपनी आंखों में वही खालीपन सजा रखा था जो ये गुजरे हुए बाप की पहचान होता है, और अपनी मुट्ठी को मजबूती से बंद किए रखा ताकि वो चंद बाल किसी की नजर में ना आ जाए। मैं बगैर रुके सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर से औरतों की बीन और सुसुकियों की आवाजें आ रही थी।
जो दिल को चीरती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, फिजा मजीद बोझल हो गई। मेरी बीवी बिस्तर पर निठाल पड़ी थी, चेहरा जर्द, आंखें बंद, जैसे होश और बेहोशी के दरमियान कहीं मुअल्लक हो। इसके इर्द गिर्द बैठी औरतें इसे दिलासा दे रही थी, मगर इसके चेहरे पर छाई बेबसी देखकर मेरा दिल एक बार फिर टूटने लगा। मैं आहिस्ता से इसके करीब जाकर बैठ गया। एक लम्हे को जी चाहा कि सब कुछ बता दूं, वो पर्ची, वो शक, वो खौफ, मगर मैंने खुद को रोक लिया। अभी नहीं, ये सच इसके लिए बहुत भारी था। मैंने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नहीं बल्कि दो जंगें लड़ रहा हूँ, एक दुनिया के सामने और एक अपने ही घर के अंदर। जैसे ही इसने नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोली, इसके लबों पर पहला सवाल वही था जो मुझे अंदर मुसलसल गूंज रहा था। मेरा बच्चा कैसा था? क्या इसने आंखें खोली थी? क्या वो मुझे पहचान पाया था? यह सवाल मेरे सीने पर किसी बोझ की तरह आ गिरा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रह गया, मगर फिर मुझे बोलना पड़ा, और वो भी झूठ, ऐसा झूठ जो मेरे लिए जहर से भी ज्यादा कड़वा था। मैंने इसके कमजोर हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा। वो बहुत पुरसुकून था, बिल्कुल फरिश्ते जैसा। ये कहते हुए मेरी आवाज भर आ गई। वहां मौजूद सब लोगों ने इस गम की शिद्दत समझा, मगर हकीकत ये थी कि ये मेरे अपने ही लफ्जों का बोझ था जो मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने खुद को बामुश्किल संभाला और बहाना बनाकर गुस्ल खाने में चला गया। वही एक जगह थी जहां मैं चंद लम्हों के लिए अपने चेहरे से ये मसनवी हौसला उतार सकता था। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने जेब से वो पर्ची निकाली। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने इसे दोबारा पढ़ा, वही अधूरा जुमला, वही खौफनाक इशारा। मैंने गहरी सांस ली और फौरन इस पर्ची को इन बालों के साथ एक छोटे से प्लास्टिक के लिफाफे में रखकर अपनी जेब की सबसे महफूज हिस्से में छुपा दिया। ये अब मेरे लिए महज चीज़ें नहीं थी, बल्कि सच तक पहुंचने की वाहिद कुंजी बन चुकी थी। मैंने वजू किया, शायद पानी की ठंडक मेरे अंदर की बेचैनी को कुछ कम कर दे, मगर जब बाहर निकला तो वही हुजूम, वही ताज़ियत, वही रिवायती जुमले मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हर आने वाला यही कह रहा था, अल्लाह की मर्जी थी, सब्र करो, अल्लाह बेहतर देगा। मैं बस सर हिलाता रहा, कभी आंखें पोंछ लेता ताकि मेरा दुख हकीकी लगे, मगर सच ये था कि इस वक्त मेरा ज़हन ना खबर में था न मैयत में, बल्कि इस अधूरे जुमले में उलझा हुआ था जो अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। अगर वो बच्चा मेरा नहीं था तो मेरा बच्चा कहाँ है? अगर इसे बदला गया था तो किसने बदला और क्यों? ये सवालात मेरे दिमाग पर मुसलसल ज़रबे लगा रहे थे, और मैं जानता था कि जब तक इनका जवाब ना मिले ना मुझे सुकून मिलेगा ना नींद। मुझे अपने चेहरे पर संजीदगी और गम का ऐसा तवाज़ुन कायम रखना था कि किसी को ज़रा बराबर भी शक ना हो। अंदर एक तूफान बरपा था, मगर बाहर में मुकम्मल तौर पर पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे सब कुछ किस्मत के खाते में डालकर खामोशी से कबूल कर लिया हूँ। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। घर में मौजूद हुजूम कम होने लगा और मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। हर जाने वाला वही रस्मी अल्फाज दोहराता, तसल्ली देता और चला जाता, मगर मेरे लिए हर गुजरता लम्हा इस राज को मजीद भारी बना रहा था जो मैं अपने सीने में छुपाए बैठा था। घर की फिजा अब निस्बतन खामोश हो चुकी थी, मगर ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये एक दबाव से भरी खामोशी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा। में कमरे के ये कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था, मगर हकीकत में मेरा ज़हन का ही और ही भटक रहा था। अब वक्त आ गया था कि मैं पहला कदम उठाऊं। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होते गए और घर पर एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी शोर से कहीं ज्यादा भारी और खौफनाक थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो आंखें बंद करने के बावजूद नींद मुझसे कौन सो दूर रही। बीवी दवाई के ज़ेरे असर सो चुकी थी, मगर इसकी टूटती हुई सुसक्कियां वक्फे वक्फे से फिजा में गूंजती रही, जैसे हर आह मेरे दिल पर दस्तक दे रही हो। मैं छत को घूरता रहा और मेरे जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता रहा, अब आगे क्या? मुझे यकीन हो चुका था कि अगर मैंने ये बात किसी के साथ शेयर की तो या तो लोग मुझे पागल समझेंगे या फिर ये राज फैल जाएगा और जो भी इस खेल के पीछे है वो होशियार हो जाएगा। नहीं, ये लड़ाई मुझे तन्हा लड़नी थी, खामोशी से, बगैर किसी को खबर दिए। अगली सुबह सूरज निकला तो घर में वैसा ही सौगवार माहौल था। नाश्ता मेरे सामने रखा गया,
मगर मेरा हक जैसे बंद हो चुका था। मैंने जबरदस्ती चंद निवाले निगले, सिर्फ इसलिए कि किसी को शक ना हो। इसी दौरान मेरे भाई ने हॉस्पिटल के बिलों और डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र छेड़ दिया और यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने फौरन बात को थामा और आहिस्ता से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद जाकर सब संभाल लूंगा। कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत भी करने हैं। भाई ने साथ चलने की पेशकश की मगर मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मैंने यही जवाब दिया कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की जरूरत है ताकि ज़हन हल्का हो सके। ये बात सबको मुंतखी लगी और किसी ने मजीद सवाल ना किया। सब यही समझ रहे थे कि यह गमज़दा बाप घुटन से निकलकर कुछ सुकून चाहता है, मगर हकीकत में मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़र पर निकलने वाला था। मैंने तैयारी करते हुए एक बार फिर जेब को टटोला। वो पर्ची, वो बाल, सब अपनी जगह महफूज थे। मेरे दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर इस खौफ के साथ एक पुख्ता इरादा भी शामिल हो चुका था। मैंने बीवी को खुदा हाफिज कहा और जल्द वापस आने का वादा किया। इसकी वीरान आंखों में झांककर मेरा दिल लरज उठा। एक लम्हे को लगा सब कुछ छोड़कर इसी के पास बैठ जाऊं, मगर मैं जानता था अगर मेरा शक सच निकला तो मैं सिर्फ अपना नहीं बल्कि इसका भी सब कुछ बदल सकता हूँ। और अगर ये सब वहम हुआ तो ये राज हमेशा के लिए मेरे सीने में दफन हो जाएगा। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो गली में खड़े लोगों ने मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखा। मैंने सर झुका लिया और खामोशी से आगे बढ़ गया, क्योंकि अब मेरा हर कदम सच की तरफ जा रहा था और वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता गली से निकलकर मरकजी सड़क पर आ गया। जैसे ही खुली सड़क मिली मैंने रफ्तार तेज कर दी। बेज़ाहिर सब यही समझ रहे थे कि मेरा रुख हॉस्पिटल की तरफ है, मगर हकीकत इसके बरअक्स थी। मैं शहर की इस बड़ी निजी तजुर्बा गाह की तरफ जा रहा था, जहां खून और शनाख्त की पेचीदा टेस्ट किए जाते थे। रास्ते भर मेरा ज़हन मुसलसल काम कर रहा था। मैं बार बार वो जुमले दोहरा रहा था जो मुझे वहां जाकर बोलने थे। मुझे ना सिर्फ अपना काम करवाना था बल्कि ये भी यकीनी बनाना था कि किसी को मुझ पर जरा सा भी शक ना हो। आखिर कौन सा बाप अपने ही फौजशुदा बच्चे का टेस्ट करवाना आता है? इस सवाल का जवाब मुझे पहले से तैयार रखना था। मैंने दिल ही दिल में कई कहानियां घड़ ली। कभी सोचा कि किसी मौरूसी बीमारी का बहाना बना दूं, कभी ख्याल आया कि किसी तबीब पेचीदगी का जिक्र कर दूं ताकि मामला आम सा लगे। मुझे अपनी आवाज़, अपने लहजे, हत्ता कि अपने चेहरे की तासीरात तक को ख्वाबों में रखना था। गाड़ी तेजी से सड़क चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर मेरे अंदर हर चीज निहायत एहतियात से तरतीब पा रही थी। अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था, यह एक मिशन बन चुका था और इस मिशन की कामयाबी का दारोमदार मेरी खामोशी और होशियारी पर था। यह सफ़र मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील और बोझल तरीन सफ़र महसूस हो रहा था। हर गुजरता लम्हा मुझे एक ऐसी हकीकत के करीब ले जा रहा था जो या तो मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ देगा या फिर मेरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। फिलहाल मैं यह गमज़दा बाप का किरदार निभा रहा था और ये किरदार मुझे इस वक्त तक निभाना था जब तक मेरे हाथ वो सबूत ना आ जाए जो सच और झूठ के दरमियान लकीर खींच दे। गाड़ी के शीशे बंद थे, एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था, मगर इसके बावजूद मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर रही थी। ये गर्मी नहीं थी, ये मेरे अंदर चलने वाली जंग का असर था। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ शक, और इन दोनों के बीच मेरा टूटा हुआ दिल। मगर मैंने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और खुद को याद दिलाया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। सड़क पर दौड़ती गाड़ी के साथ साथ मेरे ज़हन में ख्यालात का तूफान भी तेज होता जा रहा था। बाहर शहर का शोर, हारनों की आवाजें, लोगों की भागदौड़, सब कुछ मौजूद था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा था जो मुझे दुनिया से काट रहा था। मैंने सबसे पहले इसी हॉस्पिटल का रुख किया जहां यह सब शुरू हुआ था। मुझे वहां जाना जरूरी था, न सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए बल्कि अपने घर वालों के सामने अपनी गैर मौजूदगी का एक मुंतखी जवाज कायम करने के लिए भी। जैसे ही हॉस्पिटल की इमारत सामने आई मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वही दरवाज़ा, वही दीवारें और वही जगह जहां मैं चंद घंटे पहले उम्मीद लेकर आया था और खाली हाथ लौट गया था। हर मंजर मेरी आंखों के सामने दोबारा जिंदा हो गया। मैंने गाड़ी पार्क की, एक गहरा सांस लिया और अपने चेहरे पर दोबारा वही संजीदगी, वही गम की चादर ओढ़ ली, क्योंकि अब मुझे एक बार फिर इस जगह दाखिल होना था
मगर इस बार एक मजबूर बाप की तरह नहीं, बल्कि एक सच की तलाश में निकले हुए इंसान की तरह गमज़दा बाप का किरदार अदा करना अब मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं इस्तेकाबिलियत देसक की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद अमले से मौत की तस्दीक कर सर्टिफिकेट और दीगर कागजात के बारे में बात की। उन्होंने मुझे फौरन पहचान लिया। इनकी आंखों में उभरती हुई हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी और मैंने खामोशी से सर झुकाकर इसका जवाब दिया। यह हमदर्दी मेरे लिए एक पर्दा थी, एक ऐसी ढाल जिसके पीछे मैं अपने असल मकसद को छुपा सकता था। मैंने तमाम वाजिबात अदा किए, रसीदें संभाल कर रख ली ताकि घर जाकर किसी को कोई शक ना हो कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। जब डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल जैसे रुक गया। इस पर मेरे बेटे का नाम दर्ज था और इसकी मौत की वजह भी। मैंने नजर दौड़ाई तो सीने में एक ठेस सी उठी, मगर मैंने खुद को फौरन संभाल लिया। अब मैं सिर्फ एक टूटा हुआ बाप नहीं रहा था, मैं एक तलाश पर निकला हुआ इंसान था जिसके लिए सच तक पहुंचना सबसे अहम हो चुका था। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मैंने गाड़ी का रुख शहर के दूसरे हिस्से की तरफ मोड़ दिया, वो इलाका जहां निजी तजुर्बा गाहें थी। ये जगह मेरे घर से काफी फासले पर थी और मैं यही चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई जान पहचान वाला मुझे वहां देख ले या मेरे इस कदम पर सवाल उठाए। गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ रही थी, मगर मेरे अंदर एक फैसला पूरी तरह पुख्ता हो चुका था। अब यह मामला सिर्फ शक का नहीं रहा, ये सच और धोखे के दरमियान एक जंग बन चुका था और मैं हर कीमत पर इसका अंजाम जानना चाहता था। मैंने फोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मगर बार बार मेरी नजर अपनी जेब की तरफ जाती रही जहां वो प्लास्टिक की थैली महफूज थी। इसी में मेरे सवालों के जवाबात बंद थे और ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने शहर की सबसे बड़ी और मस्तन तजुर्बा गाह के सामने गाड़ी रोकी और एक गहरी सांस लेकर खुद को तैयार किया। अंदर दाखिल होते ही माहौल की खामोशी और सफाई ने मुझे कुछ सुकून दिया। शीशे के दरवाजे से गुजरते हुए मैंने अपना लहजा और अंदाज इस तरह इख्तियार किया कि जैसे मैं एक पढ़े लिखे फिक्रमंद वालिद की तरह किसी तबी मशवरे या जांच के लिए आया हूँ। इस्तेकाबिलिया पर मौजूद खातून ने मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखा और मैंने धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में इसे बताया, मेरा नौज़ैदा बच्चा हाल ही में फौत हुआ है और डॉक्टरों ने कोई जीनाती या मरवाती बीमारी जाहिर की है। मैं चाहता हूं कि अपनी और बच्चे की तफसीलात की जांच करवा लो ताकि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी तकलीफदा सूरत हाल से बचा जा सके। ये झूठी कहानी बिल्कुल माकूल और मुंतकी थी। अक्सर लोग खानदानी मनसूबाबंदी और बीमारियों की जांच के लिए ऐसे ही तज़किये करवाते हैं, इसीलिए कोई भी मेरी बात पर शक नहीं कर सकता था। मैंने अंदर ही अंदर एक बार फिर अपनी जेब की तरफ देखा और दिल में अपने मकसद के लिए अज़म मजबूत किया। अब सच तक पहुंचने का वक्त करीब था। इसने हाथों से सर हिलाते हुए मुझे एक फॉर्म थमाया जिसे मैंने भरना शुरू किया। मेरे हाथ आम दिखाई दे रहे थे, मगर अंदर से मैं अपनी थकन और असरब को छुपा रहा था। फॉर्म भरने के दौरान मैंने हर खाने में दुरुस्त मालूमात लिखे, सिवा इस एक वजह की जिसके लिए मैं यहाँ आया था, मेरी असल तलाश। फॉर्म जमा करवाने के बाद मुझे नमूना देने के लिए अंदर बुलाया गया। यह मरहला सबसे अहम था। मैंने एहतियात से वो लिफाफा निकाला जिसमें मेरे मरहूम बेटे के बाल मौजूद थे और लेबॉरेटरी के माहिर के हवाले करते हुए कहा, ये मेरे बेटे के बाल हैं जो मैंने एहतियात के तौर पर महफूज रखे थे। इसने बाल एक छोटी शीशी में डाले और इस पर एक नंबर लिख दिया। फिर मुझे खून देने के लिए बाजू आगे करने को कहा। सुई की चुभन मुझे महसूस ही नहीं हुई क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि कहीं वो मुझसे कोई गैर जरूरी सवाल ना पूछ ले। मैंने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट जल्द अज जल्द चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इजाफी रकम देने को भी तैयार हूँ। इसने मुझे यकीन दिलाया कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने फीस अदा की और बाहर निकलकर एक गहरी सांस ली, जैसे मेरे सीने से एक भारी बोझ हट गया हो। असल इम्तिहान अभी बाकी था। इन्हें 3 दिन का इंतजार करना और घर वालों के सामने आम दिखाई देना। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि अगर मैं खाली हाथ घर पहुंचा तो शायद बीवी को अच्छा न लगे, इसलिए मैंने रास्ते में कुछ फल और घरेलू सामान खरीद लिया ताकि मेरा चक्कर बिल्कुल मामूल का लगे। दुकानदार से बात करते हुए मैंने अपनी आवाज में रोज़मर्रा का उतार चढ़ाव को बरकरार रखा। गाड़ी चलते हुए मैं बार बार इस रसीद को देख रहा था जो लेबॉरेटरी वाले ने दी थी और जिसे मैंने अपनी जेब की सबसे महफूज हिस्से में छुपा लिया था।
सूरज ढल रहा था और शाम के साये लंबे हो रहे थे। घर के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और दिल ही दिल में अपने आने वाले दिनों के लिए तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन और इसके बाद सच के सामने खड़ा होना। मैंने अपने चेहरे के तासीरात दोबारा संभाल लिए और दिल ही दिल में खुद को याद दिलाया कि अभी चंद दिन मजीद अदाकारी करनी है। घर में दाखिल हुआ तो सब मामूल के मुताबिक खामोश था। बीवी अभी भी बिस्तर पर पड़ी थी और मेरी बहनें इसके पास बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया और फलों की ट्राली किचन में रख दी। फिर बीवी के पास गया और इसे हॉस्पिटल की रसीदें और डेथ सर्टिफिकेट दिखाए। बताया कि सारा काम मुकम्मल हो गया है। इसने कागजात सीने से लगा लिए और रोने लगी। मैंने इसे दिलासा दिया और कहा, अब हमें सब्र करना चाहिए, अल्लाह की यही मर्जी थी। ये जुमला कहते हुए मेरे अंदर एक झंझलाहट उठी। ये मुनाफिकात, ये दिखावा, मगर मैं जानता था कि सब इस वक्त की इसकी जहनी सेहत के लिए ज़रूरी था। मैंने इसे ये नहीं बताया कि मैंने ये एक और जगह भी हाजिरी दी है और एक ऐसी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ जो हमारे गम को गुस्से और इंतकाम में बदल सकती है। रात के खाने में मैंने ज़बरदस्ती चंद निवाले निगल लिए ताकि घर वालों को ये तासर मिले कि मैं अभी संभल गया हूँ। सब मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, जैसे मैंने इतने बड़े सदमे के बाद खुद को काबू में रखा हुआ है और घर के मामला संभाल रहा हूँ। मगर हकीकत ये थी कि ये हिम्मत नहीं बल्कि एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो मुझे टूटने नहीं दे रहा था और वो जुनून सदाकत की तलाश का जुनून था। रात को जब सब सो गए मैं उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर मुकम्मल अंधेरा था और आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैंने अपनी जेब से वो रसीद निकाली और चांद की रोशनी में इसे देखा। ये कागज़ का मामूली सा टुकड़ा अब मेरे लिए सिर्फ कागज़ नहीं रहा था, ये मेरी ज़िंदगी का मोहर बन चुका था, मेरी तमाम तलाश और जुनून का मरकज़। मेरे दिमाग में तरह तरह के वसवसे उतर रहे थे। अगर रिपोर्ट में मैच हो गया तो क्या होगा? अगर वो बच्चा वाकई मेरा था तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा कि मैंने अपनी मुर्दा औलाद पर शक किया? और अगर वो बच्चा मेरा ना हुआ तो मेरा असल बेटा कहाँ है, किस हाल में है? क्या वो जिंदा है या इसे मार दिया गया? ये सवालात मेरे दिमाग में बारूद की तरह फट रहे थे और मुझे पागल करने लगे थे। मुझे मालूम था कि अगले कई घंटे सदियों की तरह गुजरेंगे। हर पल हर लम्हा चौकन्ना रहना होगा, अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा और अपनी आंखों में छुपे सवालों को दुनिया से छुपाना होगा। मैंने रसीद वापस जेब में रखी और बिस्तर पर आकर लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं वक्त के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था और टिक टिक मेरे दिल की धड़कन के साथ हम आहंग थी। हर गुजरता सेकेंड मुझे इस लम्हे के करीब ले जा रहा था जब सच आश्कार होगा। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल और पुरसुकून था। किसी को मेरे इरादों का पता नहीं था। यही मेरी जीत भी थी और यही मेरा अजाब भी। 3 दिन और 3 रातें ऐसे गुजरे जैसे मैं किसी खोलते हुए कुंडे में फंस गया हूँ। हर लम्हा सदियों पर मोहताज लग रहा था और मेरे आसाब जवाब दे रहे थे। घर में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी था और मुझे बार बार वही दुख भरी अदाकारी दोहरानी पड़ रही थी जो अब अजाब बन चुकी थी। बीवी की हालत संभल नहीं रही थी और वो बार बार पूछती मेरा बच्चा कैसा था। मैंने झूठ बोलकर कहा वो बहुत प्यारा और पुरसुकून था, मगर मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो बच्चा आखिर किसका था जिसे मैं अपने हाथों से दफन कर चुका हूँ? और अगर वो मेरा नहीं था तो मेरा असल बेटा कहाँ है और किस हाल में है? ये सोचें मुझे पागल कर रही थी, मगर मैंने चेहरे पर संजीदगी का निखाब ओढ़ रखा था ताकि किसी को शक ना हो। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने घर वालों से कहा मुझे कुछ ज़रूरी दफ्तरी काम निपटाने हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सबने इजाज़त दे दी क्योंकि वो समझते थे कि काम में मसरूफ़ होकर शायद मेरा गम हल्का हो जाए। मैं घर से निकला तो मेरे कदमों में अजीब सी तेज़ी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने सीधा रुख किसी लेबॉरेटरी का लिया जहां मैंने नमूने जमा करवाए थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, मगर मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो लिफाफा था जो मेरी किस्मत का फैसला करने वाला था। लेबॉरेटरी पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और अंदर भागा। वही खातून मौजूद थी जिसने मुझे पहचान लिया। बगैर कुछ पूछे इसने एक सील बंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे हाथ लरज रहे थे। जब मैंने लिफाफा थामा मुझे लगा ये कागज़ के चंद टुकड़े
मेरी पूरी दुनिया को दबोच सकते हैं। शुक्रिया अदा किया और लिफाफा मुट्ठी में दबाए तेजी से बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि वहां किसी के सामने जज्बात जाहिर हों। गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक किए, गहरी सांस ली और कांपते हाथों से लिफाफे की महर तोड़ी। कागज निकालकर मेरी नजरें इस पर दौड़ाने लगी और फिर वो सतर मेरी आंखों के सामने आ ही गई जिसने मेरे दिल की धड़कनें रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझ पर जैसे बम फूट गया हो। रिपोर्ट ने साफ बता दिया था कि मेरा और इस बच्चे का डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा। मुताबिकात का तनासब सफर था, यानी वो बच्चा मेरा नहीं था और खबर में दफन वो मासूम वजूद किसी और का था। मेरी रूह में एक अजीब सा झटका लगा। मेरे अपने बेटे की हकीकत अब सामने आ चुकी थी, या कम अज कम वो बच्चा नहीं था जिसे मुर्दा करार दिया गया था। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आया कि खुश हूं या रोऊं। खुशी इस बात की थी कि शायद मेरा बेटा जिंदा है, और गुस्सा इस धोखे पर जो मेरे साथ खेला गया। मैंने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और चीख कर रोने लगा। मेरे आंसू गुम के नहीं, बल्कि इस धोखे के थे जो हॉस्पिटल के मसीहा रूप में छुपे भेड़ियों ने मेरे साथ किया था। अब मेरे अंदर का बाप जाग चुका था। वो सुखावा नहीं रहा था, बल्कि एक जख्मी शेर की तरह ढाड़ रहा था, जैसे अपने बच्चे की खुशबू आ गई हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अब मेरा रुख घर की तरफ नहीं, बल्कि इसी हॉस्पिटल की तरफ था जहां ये सारा ड्रामा रचाया गया था। गाड़ी चलते हुए मेरा दिमाग तेज रफ्तारी से सोच रहा था कि किसी को पकड़ना है। मुझे याद आया कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो डॉक्टर और नर्स मौजूद थे जिन्होंने मुझे वो मुर्दा बच्चा थमाया था, और वो नर्स जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खौफ था, शायद इसी ने वो पर्ची रखी थी। मैंने गाड़ी को हवा की तरह दौड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाया और बगैर पार्किंग में गाड़ी लगाए सीधा दाखिली दरवाजे के सामने रोका। गार्ड ने रुकने का इशारा किया, मगर मेरा फैसला और गुस्से पहले ही हद से बाहर था। मेरी आंखों में खून जम गया था। मैंने अपने अंदर के तूफान को जारी रखते हुए इसे धक्का दिया और सीधा इस ऑफिस की तरफ बढ़ गया जहां डॉक्टर का कमरा था। रास्ते में मौजूद अमला और नर्सें हैरत से मुझे देख रही थी, क्योंकि अब मैं वो टूटा हुआ बाप नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए आ गया था। मैंने डॉक्टर के कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक दिए जोर से खोला। अंदर वही डॉक्टर बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था। मुझे अंदर देखकर वो घबरा गया और कुछ कहने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ लिया और इसे कुर्सी से हटाते हुए दीवार के साथ लगा दिया। इसकी आंखों में खौफ और हैरत का हमेशा था और वह हिचकिचाने लगा। शेख, ये क्या बदतमीजी है? मैंने अपनी जेब से वो रिपोर्ट और मुड़ी हुई पर्ची निकाली और इसके सामने फेंकी और सख्त लहजे में कहा, मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें सलाखों के फीचे और कुत्ते के मुंह में डाल दूंगा। शुरू में वह इनकार करने लगा कि मैं पागल हूं और बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ था, मगर जब मैंने इसे डीएनए रिपोर्ट दिखाई और पुलिस बुलाने की धमकी दी तो इसका रंग सफेद हो गया। वो समझ गया कि अब इनकार मुमकिन नहीं। मैंने इसकी गर्दन पर गिरफ्त मजीद मजबूत की और कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, अगर तुमने सच न बताया तो मैं अभी तुम्हारा गला खोल दूंगा और फिर जेल जाने के लिए तैयार होगा। इसने खौफ से कांपते हाथों से इशारा किया कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वो सब बता देगा। मैंने झटका देकर छोड़ा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो कहीं ना जा सके। वो कुर्सी पर बैठा कांपता रहा और बोला, मुझे माफ करें, ये मेरा मंसूबा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, मुझे कहानियां मत सुनो, सीधा बताओ मेरा बेटा कहाँ है और वो मुर्दा बच्चा किसका था। इसने लरसती हुई आवाज में बताया कि जिस रात मेरा बेटा पैदा हुआ, इसी रात शहर के मशहूर ताजिर सुन्नत वकार सेठ वकार के घर भी विलादत हुई थी। बदकिस्मती से इनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। सेठ वकार को वारिस की सख्त जरूरत थी और वह अपनी बीवी को यह सदमा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल के इंतजामिया को बड़ी रकम की पेशकश की ताकि बच्चा बदल दिया जाए और मैं इस मुर्दा बच्चे को अपना लिए ले आऊं। यह लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे पुरकशिश और फैसला कुन था। मैंने गाड़ी की पहिए जोर से सड़क पर घुमाए। दिल में सिर्फ एक मकसद था, अपने बेटे को वापस लाना, चाहे रास्ता जितना भी खतरनाक क्यों ना हो। शहर के महंगे और सुनहरे मोहल्ले की हर गली में मेरा दिमाग, मेरी आंखें और हर नस मुजस्सिम एक ही सवाल पर मरकूज थी, मेरा बेटा कहाँ है। डॉक्टर मेरे साथ पीछे बैठा कांप रहा था। इसकी दुआएं और खौफ मेरे लिए पस मंजर की आवाज की मानंद थे। मैंने अंदर से अपना गुस्सा काबू में रखा, मगर हर खुफिया धड़कन मुझे बता रही थी कि इस लम्हे में
میں صرف ایک باپ نہیں بلکہ یہ ایک شکار کرنے والا شیر ہوں جس نے اپنے بچے کی خوشبو سونگھ لی ہو اور اب وہ اسے واپس لانے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر ہلکی آواز میری سانس کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط قدم، ایک دیر اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے، مگر میرے اندر کا جنون اور والدانہ محبت ہر خوف سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس لمحے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ دنیا کے تمام قوانین، طاقتور سیٹ اور ڈر کے سائے میرے ارادے کی نہیں روک سکتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا میرے بیٹے کو مجھے واپس لینا ہے اور جو بھی رکاوٹ بنے گا وہ راستے سے ہٹے گا۔ یہ لمحہ صرف انتقام اور سچائی کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک باپ کی محبت، عزم اور طاقت کی انتہا تھی، ایسی طاقت جو کسی خطرے، دھوکے یا ڈھونس کے آگے نہیں جھکتی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ انسان اتنا نیچا جا سکتا ہے کہ چند پیسوں کے لیے کسی کی گود اجاڑ دے، کسی معصوم کی زندگی پر کھیل کھیلے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میرا بیٹا زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، مگر کسی اور کے گھر میں تھا، کسی اور کو باپ سمجھ رہا تھا، اور میں یہاں ایک اجنبی بچے کی خبر پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، تم میرے ساتھ جاؤ گے اور وہاں گواہی دو گے، ورنہ میں تمہارا حال ایسا کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے مت گھسیٹ دے، سیٹ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے یہ نہ سنی، اس کا کالر پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، چاہے سیٹ ہو یا کوئی وزیر، میرا بیٹا مجھے واپس چاہیے اور تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں نے اسے گھسیٹتے ہوئے گلی سے باہر نکالا۔ ہاسپٹل کا عملہ جمع ہو گیا تھا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ میرے جنون کے آگے کھڑا ہو۔ میں نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب میری منزل قبرستان یا ہاسپٹل نہیں تھی، بلکہ شہر کے وہ گوشہ تھا جہاں میرا بیٹا کسی اور کی امانت بن چکا تھا۔ گاڑی چلتے ہوئے میرے ذہن میں صرف یہ خاکہ تھا، میں اس محل میں داخل ہوں اور اپنے بیٹے کو واپس لاؤں۔ ہر لمحہ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہر نس کانپ رہی تھی، مگر میرے اندر کا جنون، والدانہ محبت اور انتقام کی آگ ہر خوف پر بھاری تھی۔ یہ لمحہ صرف انتقام اور سچائی کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک باپ کی محبت، عزم اور طاقت کی انتہا تھی، ایسی طاقت جو کسی بھی دھوکے، ڈھونس یا خطرے کے آگے جھکنے نہیں والی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی مقصد تھا، میں اس محل میں داخل ہو کر اپنے بیٹے کو واپس لوں۔ قانون، پولیس یا کسی طاقتور آدمی کی پرواہ میرے ارادے کو نہیں روک سکتے تھے۔ ایک باپ کا جذبہ ہر خوف پر بھاری تھا۔ میرے ساتھ بیٹھا ڈاکٹر کانپ رہا تھا، اس کی دعائیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں دھمکی دی، اگر تم وہاں جا کر تھوڑا بھی ڈرامہ کرو گے تو میں تمہیں وہاں ختم کر دوں گا۔ رات کے پردے اٹھ چکے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور کہاں ہے۔ اب اصل جنگ شروع ہونے والی تھی، ایک عام آدمی کی لڑائی ایک طاقتور اور امیر انسان کے خلاف، جس نے دولت کی طاقت سے میری خوشیاں خرید لی تھی۔ میں گاڑی پوری رفتار سے بھگا رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ مجھے میرے بیٹے کے قریب لے جا رہا تھا۔ دل میں بے چینی اور امید کی یہ کرن روشن ہو گئی تھی، شاید آج رات میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا سکوں، شاید آج رات میری بیوی کی ویران گود دوبارہ آباد ہو جائے۔ اگرچہ یہ واضح تھا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے بچہ واپس نہیں کریں گے، مجھے لڑنا ہوگا، چھپنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ گاڑی جب محل کے گیٹ کے قریب پہنچی تو وہاں سخت پہرا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہاری باری ہے، گیٹ کھولوں ورنہ انجام تمہارے لیے تیار ہے۔ یہ لمحہ محض طاقت یا دولت کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک باپ کی محبت، جذبے اور انتقام کی آگ کی حد تھی جو کسی بھی خوف یا رکاوٹ سے کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے غصے اور عزم کو چھپانے بغیر چلا کر کہا، خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میرے پاس بھی پوری طاقت ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آئے والا ڈاکٹر جو اب تک کانپ رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ ہلکے سے بڑھائے اور حقیقت بیان کی۔ جیسے ہی اس نے بتایا کہ میں یہاں اپنے بیٹے کو واپس لینے آیا ہوں، محل میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ سیٹھ وقار اور ان کی بیگم کے چہرے پر پھیلا اعتماد اور اطمینان کی جھلک تھی، مگر جب ڈاکٹر نے سب کچھ بیان کیا تو سیٹھ کے رنگ پھیکے پڑ گئے اور بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ کمرے میں یہ خوفناک خاموشی چھا گئی جیسے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ سیٹھ نے فوراً قابو پانے کی کوشش کی اور کہا، یہ بکواس ہے، یہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے، اور اپنے ایک گارڈ کو حکم دینے لگا۔ مگر میں نے پوری قوت کے ساتھ چیخ کر کہا، خبردار، اگر کسی نے بھی حرکت کی تو نتیجہ تم سب کے لیے خطرناک ہوگا۔ اب لمحہ آ پہنچا تھا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اپنے بیٹے سے روبرو ہونے کا لمحہ۔
جس میں باپ کی طاقت، غصہ اور محبت سب ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، میری دنیا بدل گئی۔ وہ ننھا سا وجود جسے میں دن رات تلاش کر رہا تھا، جس کے ہر سانس اور ہر حرکت میرے دل کو تکلیف اور امید کے ساتھ ہلا رہی تھی، اب محفوظ میری باہوں میں تھا۔ اس کے نرم سانسیں، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، اس کا ہلکا سا رونا، یہ سب میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بچہ جسے میں نے خبر میں روتے ہوئے دفن کیا سمجھا تھا، وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ سیٹھ وقار اور ان کی بیگم کے چہرے پر حیرت، خوف اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جھوٹ کا پردہ نہیں رہ گیا۔ ڈاکٹر جو پہلے کانپ رہا تھا اب گواہ تھا کہ سچائی آشکار ہو چکی ہے۔ میں نے بیٹے کو اپنی گود میں مضبوطی سے پکڑا اور دل ہی دل میں اس قسم کھائی کہ اب کبھی کسی کی طاقت یا دولت میرے بچے کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں جو غصہ اور درد پہلے اٹھی ہوئی تھی، وہ سب ایک بار میں سکون میں بدل گئی۔ لیکن یہ سکون صرف اس وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ اب وہ واقعی میری حفاظت میں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال سہلے اور اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں دبا کر محسوس کیا کہ یہ زندگی ہے، یہ معصومیت ہے اور یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لمحے میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دل میں جو خوشی اور سکون کا طوفان اٹھا وہ کسی خوابوں میں نہیں آ رہا تھا۔ میری روح میں وہ جوش اور توانائی واپس آ گئی جو کئی دنوں کی بے چینی، غم اور خوف نے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو اب خوف کے ساتھ ساتھ راحت کا بھی تجربہ کر رہا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ اب کوئی دھوکہ یا فریب نہیں بچا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ لمحہ دوبارہ کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا، اسے اپنی محبت، حفاظت اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ باہر کی دنیا، طاقتور سیٹھ، میڈیا یا کوئی بھی طاقتور شخص اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب صرف ایک حقیقت تھی، میرا بیٹا، میرا خزانہ، میری زندگی، اور اب وہ میری حفاظت میں ہے۔ میرے ساتھ بیٹھا ڈاکٹر خاموش تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے، اور میں ایک باپ کے طور پر اپنی محبت، اپنی طاقت اور اپنے عزم کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر گھر کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ماں، اس کے گھر والے اور میری حفاظت کا وعدہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لمحہ نہ صرف اس دن کی فتح تھی، بلکہ ایک باپ کی انتھک جدوجہد، اس کی محبت اور اس کی انسانی عزت کی فتح بھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، مجھے لگا کہ پوری دنیا کی خوشی اسی ننھے وجود میں سمٹ دی گئی ہے۔ سیٹھ وقار کی بیگم میری پیچھے بھاگی، ہاتھوں سے مجھے پکڑنے لگی، چیخ رہی تھی، یہ میرا بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن اس کے ہر لفظ کے پیچھے خوف اور حیرت تھی۔ ڈاکٹر جو ہمارے ساتھ تھا سر جھکا کر کہہ دیا، بیگم صاحبہ، یہ بچہ انہی کا ہے، آپ کا بچہ تو پیدائش کے وقت اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وہ عورت گرتی پڑی، دھاڑے مار کر رونے لگی، اور اس کی ہر سانس میں احساس، ندامت اور چھپی ہوئی حقیقت کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ سیٹھ وقار جو پہلے غرور اور طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب شکست خوردہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، خدا کے لیے پولیس کو مت بلاؤ، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں تمہیں پیسوں کے ذریعے اطمینانت دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہ بات بس کرو۔ میں نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا خون چاہیے جو مجھ سے چھینا گیا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی ضمیر کے بوجھ اور خالی جوت کے ساتھ گزارو گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اس کے نرم بال سہلے، اور ڈاکٹر کو وہی چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ رات کی ہوا میں میرے دل کی دھڑکن اور خوشی کی چھنکار ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے بچے کا ماتھا چوما اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ میری محنت، صبر اور انتخاب کو کامیابی بدل گیا۔ راستے میں لگ رہا تھا جیسے ہوائیاں مجھے مبارکباد دے رہی اور شہر کی روشنیاں میرے استقبال کے لیے جل رہی ہیں۔ گھر پہنچا تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، لیکن میری بیوی اب بھی جاگ رہی تھی، خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات نمودار ہوئے، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کو میری باہوں سے اپنی گود میں پایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ مردہ بچہ ہمارا نہیں تھا، یہ ایک معجزہ ہے۔ بیوی نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما
और जैसे ही बच्चे ने अपनी छोटी सी आंखें खोलकर माँ को देखा, वो खुशी में चीख पड़ी। इसकी खुशी ने पूरे घर को झंझोड़ दिया। घर वाले दौड़ते हुए आए और मैंने इन्हें हकीकत से आगाह किया। हर किसी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी और सुकून के थे। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहा, सदक को कोई नहीं छुपा सकता। इसी रात हमारे घर में दोबारा चिराग जल उठे और खुशियों ने अपने डेरे डाल लिए। वो पुर्जे जो मुझे कब्रिस्तान में मिले थे, वो दरअसल मेरी रहनुमाई और गैबी मदद साबित हुए, जिन्होंने मुझे मेरा खोया हुआ जहान वापस दिलाया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि जुल्म की रात के बाद सुबह हमेशा सदाकत की रोशनी के साथ आती है। मैंने अपनी बेटी को भी सीने से लगाया और दिल में ये अहद किया कि अब कभी कोई ताकत, दौलत या धोखा मेरे खानदान की खुशियों को मुझसे छीन ले नहीं सकेगी। आज वो लम्हा, वो खुशी और वो सुकून हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। अगर आप इस कहानी के आखिर में होते तो आप सबसे पहले किससे बात करते, बीवी, बेटे या डॉक्टर से? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।